नमस्कार दोस्तों, परीक्षा की तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम सी टेट से संबंधित 10 प्रश्न ऐसे लेकर आ रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है सी टेट का। इसके लिए आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये सी टेट के लिए प्रश्न तो फ़ायदेमंद होगा ही, अगर यूपी टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए जो 10 प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं वो प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सी टेट में आने वाले जितने भी अंकगणित के मैथ हैं बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए और सी टेट में आने वाले जो अंकगणित के मैथ हैं उसको आप बना सकेंगे कैसे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है? हमारे पास जो डिजिट दिया हुआ है 7/9, 2/5, 3/8, 5/11, इसको हम लोग को देख कर बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। आप लोग पढ़ते होंगे किताब में क्या दिया रहता है कि हर से अंश में भाग करता है, भाग करने में समय ज़्यादा लग सकता है। आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में समय का काफ़ी महत्व है, समय को हम लोग को बचाना पड़ता है। तो समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब अंश और हर का डिफरेंस आपका अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर डिफरेंस आपका 2 का हो गया, यहाँ पर डिफरेंस 3 का हो गया, यहाँ पर डिफरेंस 5 का हो गया और यहाँ पर डिफरेंस आपका 6 का हो गया। तो यदि अंश और हर का डिफरेंस आपका अलग अलग हो, अंश और हर का डिफरेंस अलग अलग हो और जिसका डिफरेंस आपका कम लग रहा है वो आपका सबसे ऑप्शन बड़ा हो जाएगा। तो इसमें किस ऑप्शन में सबसे कम डिफरेंस है? 7/9 में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया आपका? 7/9 हो गया। 7/9 आपका सबसे बड़ा हो गया। अब इसको आप दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं? तो आपको क्या करना है, 7/9, 2/5, 3/8, 5/11 जो है उसको लिख देते हैं। कहीं से अभी आप मल्टीप्लाई कीजिए, कहीं से भी चालू कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिधर का गुणनफल बड़ा होगा वो आपका बड़ा होगा और जिधर का गुणनफल छोटा होगा वो आपका छोटा होगा। तो यहाँ पर 11 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 33, 8 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 40। तो हमको क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो बड़ा चाहिए इसलिए छोटा को आप हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है। अब ये हो गया, अब बड़ा है तो बड़ा आपका लड़ाई में चल रहा है। अब 5 और 5 मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसके साथ कंपेयर कीजिए तो 5 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25, 11 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22, पुनः इससे भी ये बड़ा हो गया। अच्छा, ये जो 5/11 हुआ इससे भी बड़ा हो गया आपका, इससे भी बड़ा हो गया। अब इसके साथ देखते हैं तो 11 7 77, 9 5 45, तो 77 बड़ा है कि आपका 45 बड़ा है? तो 77 बड़ा है। तो यानी कि जब हम इस मेथड से भी बना रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा कौन आ रहा है? 7/9। यानी कि सबसे जो बड़ा हो जाएगा, सबसे जो बड़ा हो जाएगा आपका 7/9 होगा। तो मान लीजिए 2 भिन्न है, आपको तुरंत बताना है कि बड़ा कौन है। तो ज़्यादा जैसे 2/5 हो गया और आपको 3/4 दे दिया। पूछ रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिधर का गुणनफल बड़ा वो बड़ा, जिधर का गुणनफल छोटा वो छोटा। तो 4 दूना 8, 5 दिया 15, तो कौन बड़ा? 15 बड़ा। यानी कि हमारा इसमें सबसे बड़ा हो गया 3/4। समझ में आ गया? तो इस तरह के यदि भिन्न के प्रश्न आपके एग्जाम में आए, बड़ा पूछा छोटा पूछा, कुछ भी नहीं करना है, अंतर देख लेना है। अगर अंतर अलग अलग है तो देख लेंगे किसका अंतर सबसे कम है। तो जिसका अंतर सबसे कम होगा वो सबसे आपका बड़ा माना जाएगा। अगर वो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिधर का गुणनफल आपका बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा और जिधर का गुणनफल छोटा होगा आपको छोटा माना जाएगा। तो भाग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, सवाल काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा आप लोग को। तो सवाल में आपको वो चीज़ कलेक्ट करना है, वो चीज़ चुनना है जहाँ से आप लोग कुछ मतलब निकले। तो सवाल पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, सवाल में आपको वो चीज़ लेना है जहाँ से आप मैथ को आसानी से बना सकें। तो आइए हम लोग का जो सवाल है वो क्या है। सवाल है कि मैं एक संख्या हूँ जो 50 और 100 के बीच हूँ। लिखा है संख्या क्या है आपका? 50 और 100 के बीच में होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये आपका हो गया मेन पॉइंट कि जो भी आप संख्या आपका होगा
दे रहा है, वहां पर अपने आप को कह रहा है कि मैं एक संख्या हूं जो 50 और 100 के बीच में हूं। उसके बाद लिखा है मैं सबसे छोटी सम संख्या। तो आपको सबसे पहला वर्क ये है, ये जो सबसे छोटी सम संख्या है ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो सबसे छोटी सम संख्या सारे लोग को पता होगा कि 2 होता है, 2 से छोटा तो सम संख्या होता नहीं है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2। फिर लिखा है कि सबसे छोटी सम संख्या वाले घन का वर्ग हूं। सबसे छोटी संख्या वाले घन का वर्ग हूं। घन का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर 3 लिखना। तो 2 का घन आपका कितना हुआ? 2 का घन आपका हो गया 2 का क्यूब यानी कि 8। 2 का घन हो गया 2 का क्यूब मतलब 2 के पावर 3, कितना आ गया आपका? 8 आ गया। प्रश्न आपका कहता है कि सबसे छोटी संख्या वाले घन का वर्ग हूं। तो घन कितना है आपका? 8। तो 8 का वर्ग कितना? 8 का वर्ग मतलब 8 का स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर 2 दे देना। तो 8 के ऊपर 2 यानी कि 8 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 64। तो आपका प्रश्न क्या था कि मैं एक संख्या हूं जो 50 और 100 के बीच में हूं, 50 और 100 के बीच में हूं। मैं सबसे छोटी संख्या वाले घन का वर्ग हूं। तो दी गई संख्या का घनमूल क्या है? तो दी गई संख्या का घनमूल क्या है? तो आपका संख्या आप है, तो संख्या आप कौन है? 64। तो 64 का घनमूल, तो घनमूल का मतलब हो गया, घनमूल का मतलब हो गया आपका ऐसे घनमूल का सिंबल होता है यानी कि 64। तो एक ही चीज को यदि इसमें 3 बार लिखा जाएगा तो वो बाहर हो जाता है। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4। यानी कि जो संख्या आप हैं उसका घनमूल कितना होगा? तो उसका घनमूल कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रश्न का जवाब आसानी से निकल गया ना 4। तो आइए एक बार फिर से इस प्रश्न को समझाते हैं। संख्या क्वेश्चन क्या है आपका कि आप एक संख्या हैं, मतलब आप एक संख्या मतलब दिया है कि मैं एक संख्या हूं जो 50 और 100 के बीच में हूं। तो 50 और 100 के बीच में हूं ये दे दिया, यानी कि जब भी होगा आपका संख्या 50 और 100 के बीच में ही होगा। मैं सबसे छोटी संख्या वाले घन, सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी सम संख्या वाले, तो सबसे छोटी सम संख्या आपका 2। 2 का घन 8। फिर वो कह रहा है कि उस घन का मैं वर्ग हूं। तो 8 का वर्ग 64। यानी कि आप जो संख्या है, जो पूछ रहे हैं कि मैं एक संख्या हूं, वो संख्या कौन आपका है? 64। तो अब कह रहे हैं कि जो संख्या उसका घनमूल क्या है? तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो घनमूल का मतलब होता है कि रूट के अंदर 3 संख्या रहता है, उसमें से एगो बाहर ही निकल जाता है। वर्गमूल का मतलब होता है 2 होता है, एगो बाहर हो जाता है, इसी को ना बोलते हैं। तो 64 का घनमूल आपका कितना हो गया? 4। यानी कि इस प्रश्न का जवाब आपका कितना आ गया? 4 आ गया। समझ गए? आइए हम लोग अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये तीसरे प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है, आइए देखते हैं और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 2/5 के योजक। क्या लिखा है? 2/5 के योजक। तो ये जो योजक वर्ड हुआ, योजक जो वर्ड है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो योजक शब्द के बारे में हम लोग समझते हैं। योजक का मतलब होता है, योजक का मतलब है चिन्ह परिवर्तन, मतलब चिन्ह चेंज कर सकते हैं, चिन्ह परिवर्तन कर देना आपको। तो योजक का मतलब क्या? आपको चिन्ह परिवर्तन कर देना है। तो 2/5 का जो योजक हो जाएगा, आप अब कह सकते हैं कि 2/5 तो प्लस में है, तो इसका जो योजक हो जाएगा आपका -2/5 हो जाएगा। क्लियर है? फिर लिखा है गुणक। तो 2/5 का गुणक के साथ आगे एक और वर्ड है गुणक, गुणक व्युत्क्रम। तो 2/5 का जो गुणक व्युत्क्रम होगा, तो गुणक व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि गुणा के साथ आपको उल्टा करना है। तो यहाँ पर 2/5 का गुणक व्युत्क्रम का मतलब होगा कि आपको 5/2 लिखना है। तो 2/5 का गुणक व्युत्क्रम का मतलब आपको क्या लिखना है? 5/2। फिर लिखा है उत्पाद। तो उत्पाद का इंग्लिश होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये वर्ड हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट क्या है, लेकिन उत्पाद से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उत्पाद का मतलब हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होगा कि 2/5 का योजक, 2/5 का गुणात्मक व्युत्क्रम, ये दोनों का प्रोडक्ट आप कर दीजिए। तो -2/5 × 5/2 कट गया। कट के जवाब का कितना आ गया? -1। तो कौन ऑप्शन सही हो गया? आपका बी ऑप्शन
सही हो गया। तो आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। तो इस प्रश्न में जो वर्ड था उस वर्ड को सबसे समझना महत्वपूर्ण था। तो वर्ड क्या था? योजक। योजक का मतलब चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह बदल देना आपको। गुणक प्रतिलोम का मतलब हो गया, गुणक व्युत्क्रम का मतलब हो गया, प्रतिलोम कहिए, उल्टा कहिए, व्युत्क्रम कहिए, सब एक ही चीज है। तो गुणक व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना, यानी कि नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे कर देना है। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हो गया उत्पाद, उत्पाद का मतलब हो गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। आइए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर जो सवाल है वो आपको घातांककरणी से संबंधित दिया है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका, बनाते हैं हम लोग 3√5 प्लस √5 बाई 3√5 माइनस √5 इज इक्वल टू 2 प्लस b√5। और हम लोग से पूछता है कि इसमें फिर b का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो 3√5 और √5 को हम ऐड कर देंगे तो 4√5 हो जाएगा। 3√5 में √5 को घटा देंगे तो हम लोग का 2√5 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 2 प्लस b√5। तो √5 आपका कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 प्लस b√5 हो गया। तो देखिए, तो इधर भी 2 इधर भी 2, √5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 प्लस 0 इंटू √5 कर देते हैं बराबर 2 प्लस b√5 कर देते हैं। तो 0 में हम कितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। √5 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर b का गुणांक क्या था? √5 था, यानी कि दोनों को समजातीय बनाने के लिए किया गया। तो अब तुलना करेंगे तो 2 का 2 से तुलना हो गया, √5 हो गया, b के जगह क्या लिखा गया? 0, यानी कि इसमें b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रश्न में आपका जवाब b का क्या निकला? 0। समझ गए? तो आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। आइए अब हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, 2 परिमेय संख्याओं का योग -7 है। यदि एक संख्या -15/19 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो 2 संख्याओं का योग, मान लीजिए कि 2 संख्या आपका, 2 संख्या के साथ परिमेय भी लिखा हुआ है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इसको थोड़ा सा समझ लें। तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं है, तभी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्याओं का योग -7 है। तो मान लेते हैं कि 2 परिमेय संख्या आपका a और b के रूप का है। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया आपका? -7 हो गया। इसमें और दिया है कि यदि एक संख्या -15/19 है, दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, -15/19 दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे। हो गया ना सिंपल। अब माइनस जब लेफ्ट से राइट जाए तो आपका क्या हो जाता है? उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो b बराबर -7, तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस के जगह क्या हो जाएगा? +15/19। 19 में 7 से आप गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा -133 प्लस 15/19, यानी कि जब इसको घटाएंगे तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, इससे कैरी हुआ तो 13 में से 5 गया, आपका कितना हो गया? 8, यानी कि 13 में 5 गया 8, फिर हो गया ये 2 में 1 गया 1, फिर आपका ये हो गया -1/19, यानी आपका ऑप्शन कौन सा ही हो गया? -118/19। बन गया कि नहीं आसानी से? यही दिया रहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर -7 है तो हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपके गुणनफल है तो गुणा कर देते हैं, भागफल है तो भाग कर देते हैं, यानी कि जिस रूप में प्रश्न देगा उस रूप में हमको वर्क कर देना है। ओके, आइए अब हम लोग 6ठे सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं 6ठा प्रश्न क्या है आपका। 6 नंबर सवाल में आपको दिख रहा है, प्रश्न में है कि निम्न में किसका वर्गमूल होगा। तो आइए वर्गमूल के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, वर्गमूल तो सारे लोग निकालना जानते हैं, वर्गमूल निकालना जानते हैं, वर्ग निकालना जानते हैं। तो वर्गमूल का कुछ हम बात समझाते हैं, उस बात को आप लोग समझिए, सुनिए मेरी बात को, क्या बात हम बोल रहे हैं। तो सारे संख्याओं का वर्गमूल संभव नहीं है, सारे संख्या का वर्गमूल निकलता भी नहीं है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ऑप्शन को देखना है और उससे हम लोग को कुछ क्लू निकालना है। तो एक बात समझिए, एक बात क्या है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में, मतलब किसी संख्या के अंत में यदि 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो उसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। तो किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो,
लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो यदि लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो, ये 4 डिजिट में से कोई भी डिजिट हो तो उस संख्या का वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है कि निम्न में किसका वर्गमूल होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन के अंत में आपका 8 है तो इसका वर्गमूल होगा? नहीं होगा, काट दिए। सेकंड ऑप्शन के लास्ट में 2 है, वर्गमूल होगा सर? नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन के लास्ट में आपका 3 है, वर्गमूल होगा? नहीं होगा। ठीक है, आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन के अंत में 4 है, 4 नंबर ऑप्शन के अंत में 4 है, तो वर्गमूल वाला शर्त क्या है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी कि 2, 3, 8 वाला हमारे पास ऑप्शन है, 7 वाला भी रहता तो भी नहीं होता वर्गमूल में। तो 4 है, तो 4 है तो ये जवाब आपका सही हो सकता है। यानी कि जो चारों ऑप्शन है इसमें वर्गमूल किसका होना चाहिए? तो 4 नंबर ऑप्शन का होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंत में 2, 3, 8 है। यदि किसी ऑप्शन के अंत में 7 भी है तभी भी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आपको 4 डिजिट दिमाग में बात बैठा लेना है कि यदि अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो वर्गमूल किसका निकलता है? 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर कोई और हो तब उसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, आइए हम लोग अब 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर जो प्रश्न है आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पूछ रहा है, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको। तो स्थानीय मान और जातीय मान हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जब हम लोग 4, 5 में रहे होंगे उसी समय से स्थानीय मान और जातीय मान हम लोग को पढ़ने को मिलता था। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में काफ़ी पढ़ने को मिलता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब क्या होता है, आइए उसको समझते हुए इस प्रश्न को हम लोग हल करें। तो यहाँ पर लिखा है कि 2703 यानी कि 2703 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा? तो स्थानीय मान मतलब जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है उस अंक को आपको लिख देना है और उसके दाएं साइड जितना अंक होगा उतना आपको उस पर 0 बैठा देना है। तो 7 के दाएं साइड में कितना अंक है? 2 अंक है, तो आपको इस पर 2 0 बैठा देना है। यानी कि जो 7 का प्लेस वैल्यू हुआ, स्थानीय मान हुआ, वो आपका कितना हो गया? 700 हो गया। अब जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, तो जिसका फेस वैल्यू पूछेगा वही हो जाता है। तो 7 का जो जातीय मान हुआ, जो फेस वैल्यू हुआ, जातीय मान होगा वो 7 ही हो जाएगा। अब हम लोग से पूछ रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, मतलब दोनों का गुणनफल क्या है। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 700 × 7, तो ये तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, बचपन से ही इस तरह का गुणा भाग आप लोग सीखे होंगे, आ गया होगा ना, ये तो कर लिए होंगे। कर दें, चलिए कर देते हैं। तो 700 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4900। तो कौन ऑप्शन सही हो गया? 4900 सही हो गया। तो हम समझ गए होंगे कि आप लोग अब स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में आसानी से बना लेंगे। तो आइए हम लोग अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर जो 8 नंबर प्रश्न दिख रहा है उस प्रश्न को हम लोग को बनाने के लिए नहीं पूछ रहा है। उस प्रश्न में दिया है कि निम्न में कौन वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या हेडिंग है? वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है। तो जब वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है तो हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। तो आइए कुछ वास्तविक संख्या के बारे में हम बताते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, जिसे हम एक संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का बात जब भी आएगा तो आपके माइंड में होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या है? वास्तविक संख्या है, जिसको आप संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हम लोग का कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है। हम तो शुरू में ही बोल दिए कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं
है तो बिल्कुल है। दूसरा है कि आवश्यक नहीं है कि एक वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु हो। तो हम शुरू में परिभाषा में क्या बोले कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे, जिसको संख्या रेखा पर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आवश्यक नहीं है कि एक वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु हो। ये बात आपका गलत लिखा है। ये आवश्यक है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को, यानी कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जाए। तो ये आपका क्या है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है आपका कि एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है। बिल्कुल, एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है, मतलब जो है वो इसके समान, दूसरा थोड़े ना होगा। 4 नंबर ऑप्शन है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ये तो आपके परिभाषा में ही ऐड है, यानी कि आपके ऑप्शन के अनुसार कि कै नंबर ऑप्शन आपका गलत है, तो 2 नंबर आपका जवाब जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो दिया है कि जरूरी नहीं है कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जाए, यानी कि संख्या रेखा पर वो बिंदु हो। तो ये तो गलत बोल रहा है। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही नहीं है। तो वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए। आइए हम लोग अब 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर देख रहा है। ये प्रश्न दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा सेंटेंस में दिया हुआ है। अब इतना सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, समय लगेगा, एक एक वर्ड को मिलाएंगे, तो कुछ ऐसे इसमें वाक्य का यूज किया हुआ है, ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया हुआ है, यदि उस वर्ड पर हम लोग ध्यान दें तो प्रश्न को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रश्न को आइए समझते हैं और बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है कि 5 अंकों की संख्या में सैकड़ा के स्थान वाला अंक 10,000 के स्थान वाले अंक का 3/4 है, और दहाई के स्थान वाला अंक सैकड़े के स्थान वाले अंक का 2/3 है। दहाई के स्थान वाला अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। देखिए, ये जो पॉइंट है आप लोग को दिमाग में रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है आपका, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, तो 2 का वर्ग हो गया हम लोग का 4। तो 2 का वर्ग हो गया 4। तो हम लोग अब उसी ऑप्शन के बारे में सोचेंगे जिसके अंतिम अंक 4 हो, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है कि आपका दहाई के स्थान वाला अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। दहाई मतलब सेकंड स्थान पर आने वाला अंक, दहाई मतलब सेकंड स्थान पर आने वाला अंक जो है वो आपका 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में दहाई का ऑप्शन जो है, दहाई का अंक जो है वो आपका 4 है। तो हम लोग जो 4 नंबर ऑप्शन है हम लोग का, 4 नंबर ऑप्शन के जो दहाई अंक है वो आपका 4 है। तो इस के अनुसार हम लोग का जवाब कौन हो जाएगा, 87,649, क्योंकि यही जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। दाहिने स्थान होगा कि नहीं, इकाई दहाई। उसके साथ अब जितने भी चीज दिया हुआ है सबको आप मिला लीजिए, इस ऑप्शन में आपका संतुष्ट कर देगा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका कंडीशन है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़ा मतलब 6, सैकड़े के स्थान वाला अंक 10,000 के स्थान वाले अंक का 3/4 है। तो 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 8 का कितना चौथाई, 3/4, 3/4। देखिए तो बैलेंस कर गया ना, यानी बराबर ठीक है। उसके बाद आपका दहाई वाला तो संतुष्ट हो ही गया है। फिर लिखा है कि दहाई के स्थान वाला अंक जो है सैकड़े के स्थान वाले अंक का 2/3 है। दहाई के स्थान वाला अंक, दहाई के स्थान वाला अंक 4, सैकड़े का कितना 6, 6 का कितना है 2/3 है। ठीक, बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो सब चीज बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढना था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब बोल रहे हैं कि जो दहाई वाला अंक है छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो किस ऑप्शन में ये बात लिखा हुआ है, तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, आइए हम लोग 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल जो स्क्रीन पर देख रहा है, इस प्रश्न को हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को बना लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर जो डाउट होगा, उस डाउट को चलिए हम लोग बनाकर क्लियर कर लेते हैं कि 10 नंबर आखिर प्रश्न इकाई दहाई से संबंधित है, तो ये बनेगा कैसे। 10 नंबर सवाल है कि 5,09,04,988 को कैसे लिखा जाएगा।
आइए, जो 10 नंबर सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है उस प्रश्न को सबसे पहले हम ऑप्शन के अनुसार उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन ऑप्शन संतुष्ट होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 10 नंबर सवाल में क्या है, चलिए देखते हैं। 10 नंबर सवाल में है कि 5,09,04,988 चारों ऑप्शन में से आखिर कौन ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5,9,00,4988। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो लास्ट में दिख रहा है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको इकाई दहाई नहीं भी पढ़ने आ रहा है तब भी आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए तो क्या लिखा है, 4,988 है ना, 4,988। फिर आपका है 9 लाख। 9 लाख आप लोग पढ़ते हैं कि लाख पर जो सिंगल डिजिट होता है उस लाख के लिए कितने जीरो की जरूरत पड़ता है, 5 जीरो की। यानी 1 पर 5 जीरो तो 1 लाख, 2 पर 5 जीरो तो 2 लाख। तो 9 के लिए भी 5 जीरो की जरूरत पड़ेगा ना, यानी कि 9 के आगे जब 5 हो तो उसको 9 लाख पढ़ा जाएगा। तो 9 के आगे कितने डिजिट का प्रयोग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट का प्रयोग हो गया, यानी कि ये तो 9 लाख नहीं हो गया तो 90 लाख हो जाएगा। ठीक है, पढ़ भी रख सकते हैं आप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 90 लाख हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 9 लाख, 90 लाख नहीं ना पूछ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह का एक और ऑप्शन है आपका 4 नंबर ऑप्शन। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही आपका फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 4,988 है ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन में लिखा है, हुआ ही नहीं है, तो हम उस पर समय वेस्ट क्यों करें। तो अब फर्स्ट गलत ही हो गया, सेकंड गलत ही हो गया, थर्ड गलत ही हो गया, तो सही कौन हो गया आपका 4 नंबर ऑप्शन। उसको भी देख लीजिए, 5,0,9,0,4,9,8,8। देखिए तो 4,988 हो गया। ठीक है, हम बोले कि सिंगल डिजिट के आगे 5 जीरो रहता है तो लाख में आ जाता है। जैसे 9 पर 5 जीरो 9 लाख, 2 पर 5 जीरो 2 लाख, 7 पर 5 जीरो 7 लाख। तो यहाँ 9 के आगे आपका 5 डिजिट हो गया, यानी कि 9 जो है 9 लाख का काम करेगा। पढ़ भी सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 9 लाख हुआ कि नहीं हुआ, और हमारे पास भी क्या है 9 लाख का ही बात है। तो यहाँ पर क्या था हमारा, लाख 10 लाख, फिर क्या हो गया 5 करोड़, यानी 5,09,04,988 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, 4 नंबर। बात समझ में आ गया। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग आसानी से बना लेंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर